मैं हूं आलिया नाज़की। आज सरबीन का अहम मौजू है, इंडियन वोटर्स ने बीजेपी इत्तेहाद को भारी अक्सरियत से कामयाब करवा दिया। क्या इंडिया सेक्युलरिज्म छोड़कर हिंदुत्व की जानिब बढ़ गया है? हम जायजा लेंगे कि इंडिया के मुसलमानों की सियासत क्या रुख इख्तियार कर सकती है। इसके अलावा सरबीन में आज ये भी शामिल है, ब्रेक्सिट के बहरान से निमटने में नाकामी के बाद बरतानिया की वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। और हफ्तेवार टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में देखिएगा कि न्यूयॉर्क में सड़क पार करते हुए फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी क्यों लग सकती है। आप हमें टीवी पर देखने और रेडियो पर सुनने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। इंडिया की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर भारी अक्सरियत से जीत कर वापस इख्तिदार में आ चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आम इंतखाबात में तारीखी जीत पर वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो एक नया इंडिया चाहते हैं। इंडिया में 7 मराहिल में होने वाले इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी और उसके इत्तेहादियों ने 350 नशिस्तें जीती। इंडिया में किसी भी जमात या इत्तेहाद को हुकूमत साजी के लिए 272 नशिस्तों की ज़रूरत होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके इत्तेहादी 85 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रहे, जबकि बकिया 107 सीटें दीगर जमातों के हिस्से में आईं। इन इंतखाबात में बीजेपी की तारीखी फतेह पर देखिए दिल्ली से शकील अख्तर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के सदर दफ्तर पर जश्न का समा है। बीजेपी ने 303 सीटें हासिल करके पार्लिमानी इंतखाबात में तारीखी फतेह हासिल की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस गैर मामूली फतेह को तरक्की की नई सियासत का आगाज करार दिया है। इस चुनाव में एक भी राजनीतिक दल सेक्युलरिज्म का ये नकाब पहन करके देश को गुमराह करने की हिम्मत नहीं कर पाया है। ये बेनकाब हो गए। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें बुरी तरह सिमट चुकी हैं। खुद कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को अपने रवायती खानदानी हल्के में शिकस्त हुई है। हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है, और मैं जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो जीते हैं, जो हारे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरो मत, एक साथ हम लड़के अपनी विचारधारा को जिताएंगे। बीजेपी का जहां जहां कांग्रेस से बराह रास्त मुकाबला था, वहां उसने 90% से ज्यादा कामयाबी हासिल की है। इलाकाई जमातें अब कांग्रेस से मायूस हैं। 300 में अगर 177 वहाँ पर जीत रहे हैं जहाँ पर कांग्रेस से उनका मुकाबला है। मैं ये बात को मानता हूँ कि इस नतीजे के बाद यकीनन अगर कोई ये कहेगा कि नहीं हमारे पास ही एक राइट है मुल्क को चलाने का या बीजेपी को हराने का, तो मैं नहीं समझता कि अब वो उस बात में दम रहने वाला है। बीजेपी के इत्तेहाद को 542 में से 350 सीटें मिली हैं। खुद बीजेपी को इतनी बड़ी जीत की तवक्को नहीं थी। तजियाकार इस फतेह को वज़ीर आज़म मोदी की शख्सियत और अवाम तक पहुँचने की उनकी गैर मामूली सलाहियत से मंसूब कर रहे हैं। शकील अख्तर की रिपोर्ट आपने देखी। उन्होंने इन इंतखाबात की कवरेज भी की है और वो इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। शकील, नरेंद्र मोदी की इस तारीखी फतेह के बाद अब इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है? आलिया, इस वक्त मोदी की हलफ बर्दारी की तारीखें वगैरह तय की जा रही हैं। जो 9 मुंतखब अरकान हैं बीजेपी के, कल उन्हें दोबारा अपना रहनुमा मुंतखब करेंगे। लेकिन अभी जो ये तारीख़ी फ़तेह हुई है उस फ़तेह के बारे में यहाँ तज्ज़िये किए जा रहे हैं। और मैंने तज्ज़ियाकार रशीद क़िदवाई से बात की और उनसे पूछा कि आखिर इतनी बड़ी फ़तेह का सबब क्या है, तो उनका जवाब था, जो माशी खुशहाली की जो एक खुशगवार बात बताई गई, वो तो एक ऐसा है कि गिलास आधा भरा है कि आधा खाली, उसके बारे में दोनों तरह की बातें कही जा सकती थी। दरअसल आवाम में एक शख्सियत का एक असर पड़ा, एक इमोशनल कनेक्ट, ख़ास तौर से जिस तरीके से पुलवामा के बाद जो हालात हुए थे, मुझे लगता है कि जिस तरीके का एक बात कही गई कि घुस के मारा,
और वो चीज़ जो है लोगों को एक ताकत का एहसास हुआ पूरे मुल्क में, ख़ास तौर से जिन हम पिछड़ों की बात कर रहे थे, दलितों की बात कर रहे थे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, उन लोगों में ये एहसास ज़्यादा आया, तो उन्हें लगा कि मोदी जी में उन्हें ताकत नज़र आई। तो ये बताएं कि अपोजिशन भी जो है इन्हीं सवालों को लेकर उनके पास गया था, उन्होंने अपना एक अल्टरनेटिव नैरेटिव दिया, मुतबादिल बातें कहीं, तो आखिर वो क्यों नहीं अवाम को कन्विंस कर सके? अपोजिशन की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनके पास मोदी की काट का कोई कद्दावर शख्सियत नहीं था। दूसरी बात, इस बार इलेक्शन दो तरह का हुआ, एक कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ हुआ और एक भाजपा और जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनसे हुआ। रीजनल पार्टीज़ ने अपनी तरफ से कोशिश की, कहीं कहीं कामयाब भी हुई, लेकिन कांग्रेस जो है आप देखिए स्टैटिस्टिकली देखें तो करीब 93% जहां मुकाबले बराह रास्त हुए वहाँ बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस हारी। और वहीं मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी हुआ, मतलब जिसे हम कह सकते हैं अगर अब मजहबी बुनियाद पर कहें तो एक हिंदू बैकलैश भी हुई। ये बताइए कि बीजेपी बहुत मैसिव मैंडेट के साथ इतनी गैर मामूली जीत के साथ आई है, तकरीबन 2/3 अक्सरियत उसको मिल रही है, आइन बदलने की पोजीशन में अपने बल पर, तो इसका आने वाली सियासत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आने वाले सियासत पे मुझे लगता है बहुत गहरा असर पड़ेगा। ये मुल्क किस डायरेक्शन में जाएगा, देखिए मुझे लगता है एक तो नरेंद्र मोदी जी जो उन्हें इतना बड़ा एक मौका मिला है, वो उसको एक ऐसी कोशिश करेंगे कि जो जैसे पहले कांग्रेस का दबदबा था पूरे मुल्क में, ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमतें कायम होगी और कोशिश करेंगे कि गुड गवर्नेंस, एक स्टेट्समैन के, मुझे लगता है थोड़ा सा जो झगड़े फसाद जो होते थे उन पे हो सकता है वक्ती तौर पे थोड़ा कम असर लगे, लेकिन एक आइडियोलॉजी से आते हैं, एक जो मेजॉरिटेरियनिज्म जो है उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, यानी नेशनलिज्म और हिंदुत्व का जो आरएसएस के जो कोर इश्यूज़ हैं, वो चाहे कश्मीर के मुतालिक हों या उर्दू ज़बान के मामले में हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब कल्चरल नेशनलिज्म आपको खूब फलता फूलता नज़र आएगा। तो ये बताएं कि अब तो अपोजिशन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, ख़ासतौर से कांग्रेस तकरीबन सिमट चुकी है, तो क्या ये मुल्क में किसी नई सियासत को जन्म दे सकती है? जी हाँ, देखिए मुल्क की सियासत हमेशा बदलती रहती है, अपोजिशन बिखरा है, वो कोशिश करेगा, लेकिन वो जितनी कोशिश करेगा उतना मोदी जी या भाजपा जो है मजबूत होगी। मोदी जी की काट भाजपा के अंदर से ही आएगी। तो अब क्या ये जो सिचुएशन पैदा हुई है उससे मुसलमानों में किसी नई सोच की जो है शुरुआत होगी? देखिए, मुसलमानों में एक लेवल पे काफ़ी बेचैनी है, उन्हें लगता है कि उनकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्हें कोई डर और खौफ का माहौल है। बात ये होती है कि एक डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन की बात होती है और एम्पावरमेंट की बात होती है, तो वो वहाँ पर वो भाजपा के साथ किस किस्म से बात कर पाएंगे, क्योंकि नौजवानों में काफ़ी मिजाज तब्दील हो रहा है। अगर इसी तरह का माहौल चलता रहा तो मुझे लगता है इस इलेक्शन का भी आप एनालाइज करें तो थोड़े बहुत गिने चुने लोग, लेकिन मुस्लिम तबका जो है थोड़ा बहुत भाजपा की तरफ झुका है, गुजरात में भी काफ़ी पहले से भी झुका हुआ है, तो आप देखेंगे कि नए किस्म की लीडरशिप निकलेगी। तज्ज़ियेकार रशीद किदवाई से शकील अख्तर ने बात की। और पाकिस्तान की पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अमूर ख़ारजा और हुक्मरान जमात PTI की रहनुमा अंदलीब अब्बास का कहना है कि पाकिस्तान इंडियन वोटर्स के फैसले का एहतराम करता है और वो ख़ित्ते में अमन के लिए इंडिया की नई हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है। उन्होंने BBC की शुमाइला जाफरी से बात की। तो हमने ये देखना है कि जो भी पार्टी आती है इंडिया में, और अब BJP की विक्ट्री जो है वो बड़ी क्लियर हो गई है, हमने अपना स्टांस ये रखना है कि वी वांट टू हैव अ डायलॉग विद देम। हम इस खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं, बातचीत से ही मसले हल होंगे, मिसाइल से और हेट से कभी भी कोई मसला सॉल्व नहीं हुआ। तासुर ये है कि उन्होंने इंडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत को भड़का के और पाकिस्तान बैशिंग करके वोट लिए हैं। इस सब सूरत हाल को सामने रखते हुए ये कुछ खुशफहमी नहीं लगती है कि हम सोच रहे हैं कि बातचीत शुरू हो जाएगी। इंडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान हमेशा सेल होता है और इस दफ़ा मोदी जी ने उसको अपना नेशनल नैरेटिव बनाया। मोदी जी का जो भी स्टांस था प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, वी आर होपिंग कि चूँकि इलेक्शन जीतते वक्त मोस्ट सियासी पार्टी जो होती हैं उनके रेटरिक फ़र्क होता है, वी होप कि पोस्ट इलेक्शन ही इज़ एबल टू सिट डाउन विद अस एंड हैव अ डायलॉग। कल प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी, नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब भी दिया है। क्या ये सिर्फ मुबारकबाद है या इसका कोई डीपर मीनिंग और कॉनोटेशन भी है? वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट, ये फैसला इंडिया के अवाम का है, ये उनका अंदरूनी फैसला, वी रिस्पेक्ट इट एंड एज सच जो बंदा उन्होंने चूज़ किया अपनी लीडरशिप के लिए अगले 5 साल, वी कॉन्ग्रेचुलेट दैम। अगर
नरेंद्र मोदी की तरफ से इमरान खान को अपनी इनॉग्रेशन पे बुलाया गया, तो क्या इमरान खान जाएंगे? इसका डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी इसलिए भी कम है कि इट्स टू अर्ली। ये एक सेरेमोनियल फंक्शन है और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इस इनविटेशन को इस जंक्चर पे एक्सेप्ट करने में कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं होगी। पिछले कुछ अरसे में जो मोदी सरकार की पॉलिसी रही है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, ख़ासतौर पे पुलवामा के बाद वहाँ पे जिस तरह के हालात हुए हैं, इन सब को देखते हुए ताल्लुकात में बेहतरी की किस हद तक उम्मीद की जा सकती है? इंडिया भी मानता है, हम भी मानते हैं कि कश्मीर का इशू जब तक होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हम ये कहते हैं आगे बढ़ने के लिए कश्मीर का मसला टेबल करें, डिस्कस करें, डायलॉग करें। हमारी ये उम्मीद है कि हम कोशिश करते रहेंगे कि कश्मीर के ऊपर बात हो, हम रेस करते रहेंगे उसका इशू एज ह्यूमन राइट्स। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अमूर ख़ारजा अंदलीब अब्बास से शुमाइला जाफरी ने बात की। हमारे फेसबुक पेज पर आएँ, वहाँ आपको वीडियो रिपोर्ट्स, तज्ज़िये और अहम खबरें सब मिलेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारा हैंडल है @BBC उर्दू। सेरबीन में आगे चलकर टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में देखिएगा कि बरतानिया में जनूबी वेल्स की पुलिस को फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई का सामना क्यों है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सेरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की और अब सोशलिस्तान। आइए देखें BBC उर्दू के सोशल मीडिया पेजेस पर आज क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं फेसबुक। अच्छा, रोज़ों में हमारी रमज़ान फूड सीरीज़ मुझे यकीन है आपको पसंद आ रही होगी। ये वाली वीडियो आपने देखी, दुमची क्या है, कैसे बनती है और इस ढाबे की ख़ास बात क्या है। हमारे फेसबुक पेज पर इसी बारे में ये वीडियो लगी है, आपने अब तक नहीं देखी तो जाएं और ज़रूर देखें। इसके बाद आपको लेकर चलते हैं ट्विटर। इंडियन इलेक्शंस में इस बार नाथूराम गोडसे का जिक्र काफ़ी हुआ। महात्मा गांधी को कत्ल करने से पहले वो दिल्ली में क्या कर रहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे ट्विटर हैंडल ने ट्वीट की है, आप भी जाएं और ज़रूर पढ़ें। इसके बाद आपको लेकर चलते हैं इंस्टाग्राम। इनसे मिलें, ये हैं जोखा अल हारसी, जो मैन बुक का इंटरनेशनल इनाम हासिल करने वाली पहली अरब बन गई हैं। उनके नॉवल सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में तफसील आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिलेगी, जाएं और ज़रूर देखें। और आखिर में आपको लेकर चलते हैं यूट्यूब। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के साथ ही USS एब्राहम लिंकन कुछ अरसे से खबरों में है। BBC की टीम को इस शिप तक रसाई मिली। इसी पर यह वीडियो BBC न्यूज़ के YouTube चैनल पर लगी है, आपने अब तक नहीं देखी तो वहां जाएं और ज़रूर देखें। आप जानते हैं ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ आपको दुनिया भर से खबरों के अलावा तज्ज़िये, तबसरे, तस्वीर और वीडियोज़ भी मिलेंगी। पता है bbc.com/urdu। बरतानिया की वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। ब्रेक्सिट के मामले पर अपनी जमात कंजर्वेटिव पार्टी के मुख्तलिफ धड़ों को मुतमईन करने में नाकामी के बाद हाल ही में उन पर इस्तीफ़ा देने का दबाव बढ़ रहा था। उन्होंने आज इस्तीफ़े का ऐलान करते हुए ये तस्लीम किया कि वो अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद ब्रेक्सिट के मामले में नाकाम रहीं। तफसील के साथ सकलैन इमाम। मिसेस मे ने बरतानिया की 76वीं और दूसरी खातून वज़ीर आज़म के तौर पर मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। आज 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने उन्होंने एक मुख्तसर से बयान में कहा कि वो 7 जून को मुस्तफ़ी हो जाएंगी। मेरे लिए ये अफसोस की बात है और हमेशा रहेगी कि मैं ब्रेक्जिट के मामले में नाकाम रही। मैं जल्दी ही इस ओहदे से सुबदोश हो जाऊंगी, जो कि मेरे लिए बहुत ही बाइस इफ्तिखार रहा है। मिसेस मे सन 2016 में यूरोपियन यूनियन से अलहदा होने के रेफरेंडम के फैसले के बाद टोरी पार्टी की लीडर की हैसियत से वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थीं। वो और उनके पेशरो दोनों बुनियादी तौर पर ब्रेक्जिट के ख़िलाफ़ थे, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने रेफरेंडम के फैसले के मुताबिक बरतानिया को यूरोपियन यूनियन से अलहदा करने का अहद किया था। अपने 3 बरस के दौर में उन्होंने यूरोपियन यूनियन से अलग होने के मंसूबों पर 3 मरतबा पार्लियामेंट में वोटिंग कराई और हर मरतबा उन्हें शिकस्त हुई। वो अपने मंसूबे के ज़रिए ना अपनी जमात के अरकान को मुतमईन कर पाई और ना ही यूरोपियन यूनियन के रहनुमाओं को। उन्होंने पार्लियामान में अपनी हिमायत बढ़ाने के लिए आम इंतखाबात भी कराए, जिसमें उन्हें नाकामी हुई। टेरेसा मे वज़ीर आज़म बनने से पहले 6 बरस तक एक सख्त गिर मौक़िफ़ वाली वज़ीर दाखिला रहीं।
लेबर पार्टी के रहनुमा और हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद जेरेमी कॉर्बिन ने उनके इस्तीफे पर कहा है कि वो हुकूमत चलाने की अहलियत ही नहीं रखती थीं। मिसेस मे का वज़ीर-ए-आज़म बनना भी ब्रेक्जिट पर रेफरेंडम का नतीजा था और उनका इस्तीफा भी इसी बहरान की एक कड़ी है। लेकिन ताहाल ये वाज़ेह नहीं कि ब्रेक्जिट का अंजाम क्या होगा और अगला वज़ीर-ए-आज़म ब्रेक्जिट पर क्या फैसला कर पाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सड़क पर चलते फिरते फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लग जाए तो आप क्या करेंगे? न्यूयॉर्क में सेनेटर्स ऐसा ही कुछ करने का सोच रहे हैं, जबकि इधर बर्तानिया में पुलिस को फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर मुकदमे का सामना है। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में आज ग़ज़नफ़र हैदर के साथ। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में सेनेटर्स एक ऐसे बिल पर गौर कर रहे हैं जिसमें सड़क पार करते हुए फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कहा गया है। अगर ये बिल कानून की शक्ल अख्तियार कर जाता है तो कोई भी सड़क पार करने वाला शख्स अगर अपने फ़ोन पर ईमेल, टेक्सटिंग या इंटरनेट ब्राउज कर रहा है तो उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। ये जुर्माना $25 से लेकर $250 के दरमियान होगा, लेकिन ये कानून इमरजेंसी के तहत फ़ोन इस्तेमाल करने की सूरत में लागू नहीं होगा। बर्तानिया के इलाके जनूबी वेल्स की पुलिस को चेहरे को पहचानने की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर कानूनी चाराजोई का सामना है। वेल्स पुलिस पर मुकदमा करने वाले दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि ये टेक्नोलॉजी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करती है, लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ है कि वो कानून के अंदर रहते हुए इसका इस्तेमाल करते हैं और कोई भी तस्वीर जो कि वॉच लिस्ट या मतलूबा लोगों की फहरिस्त में शामिल ना हो वो मिली सेकेंड्स के अंदर डिलीट कर दी जाती है। AFR या ऑटोमेटिक फेशियल रिकग्निशन राह चलते लोगों के चेहरों को रीड करके अपने डेटाबेस में मतलूबा लोगों के चेहरों से मिलाता है। फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने कहा है कि वो इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि 50 मिलियन सार्फिन की मालूमात एक गैर महफूज डेटाबेस में कैसे रखी गई थी। मालूमात के अफशा होने के पीछे मुंबई में मौजूद एक कंपनी की छानबीन की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों इंस्टाग्राम की तारीख का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, जिसमें न सिर्फ आम सार्फिन बल्कि मशहूर शख्सियात और बाअसर अफराद की मालूमात भी हैकर्स के हाथ लग गई थी। इनमें लोगों की प्राइवेट ईमेल्स और फ़ोन नंबर शामिल थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी एक नई रिपोर्ट में वॉइस असिस्टेंट प्रोग्राम्स और डिवाइसेस में ख़वातीन की आवाज़ इस्तेमाल करने को सेक्सिस्ट कहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़्यादातर ऐसी डिवाइसेस जैसा कि अमेज़न की एलेक्सा या एप्पल का वॉइस असिस्टेंट सिरी जिनसी तासुब को हवा देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इन डिवाइसेस में ख़वातीन की आवाज़ नहीं बल्कि जेंडर न्यूट्रल आवाज़ होनी चाहिए। आप अगर चाहें तो मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। आज सर्विंग में इतना ही। पीर के रोज़ फिर हाजिर होंगे। आलिया नाज़की को अब इजाज़त दीजिए।